खबर आजमगढ़ से है, जहां जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में देर सायं कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के विभिन्न स्कूलों में ई लर्निंग की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर लॉकडाउन के अंतर्गत जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं के लिए पठन पाठन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए तथा प्रभावी क्रियान्वयन के साथ फीडबैक के लिए निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जनपद स्तर पर प्रभावी अनुश्रवण के लिए ई कंटेंट एवं तकनीकी सेल का गठन किया गया है। जनपद के विभिन्न स्कूलों में ई लर्निंग की व्यवस्था 22 मार्च 2020 से ही चल रही है। प्रातः 8 बजे से लेकर अपराह्न 2 बजे तक विषय विशेषज्ञ छात्र छात्राओं के डाउट क्लियर करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानाचार्यगण के व्हाट्सएप ग्रुप में तथा वेबसाइट www.deviceazamgarh.com के माध्यम से प्रेषित अध्ययन सामग्री के साथ विशेष विशेषज्ञों का मोबाइल नंबर भेजे गए हैं। जिलाधिकारी ने DIOS को निर्देश दिए कि कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं के लिए लेसन प्लान और पाठ्य सामग्री तैयार कर प्रधानाचार्यगण के व्हाट्सएप ग्रुप पर जिले से प्रेषित कराना सुनिश्चित करें तथा प्रधानाचार्यगण विषयवार अध्यापकों के व्हाट्सएप नंबर से अपने अपने विषय के छात्र छात्राओं के नंबर पर या उनके पेरेंट्स के मोबाइल नंबर पर प्रेषित करें। वहीं खाद्य वितरण को लेकर जिलाधिकारी ने कस्बा सेठवल रानी की सराय में हो रहे सैनिटाइजेशन के कार्यों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में दुकानें खुली हैं उनके आसपास प्राथमिकता के आधार पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराना सुनिश्चित करें एवं दुकानदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि राशन का वितरण मोहल्लावार कराना सुनिश्चित करें। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजारों में रैपिड सर्वे का कार्य चल रहा है, जिसका जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा रानी की सराय में चल रहे सर्वे का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि मुबारकपुर में मिले 6 कोरोना पॉजिटिव में से 3 की केस निगेटिव हैं। वहीं मनरेगा के मजदूरों को कुछ शर्तों पर काम करने की अनुमति मिल सकती है। देखिए एक रिपोर्ट। मैंने वैसे तो जब 22 तारीख मार्च को जनता कर्फ्यू था और इस जिले में 23 से लॉकडाउन की बात हुई थी, उसी समय हमने प्लान किया था ऑनलाइन एजुकेशन का 9 से लेकर 12। उसमें बहुत सारे इंटर कॉलेजेस के बच्चे जुड़े थे और प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर अब निर्देश दिया है और वहां पर व्यवस्थाएं भी शुरू हो गई हैं। माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, सभी में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जोड़ना और उनको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस चलाना, जूम से क्लास चलाने की व्यवस्था दिसंबर टेक्नोलॉजी से उसको करना और उनको ऑनलाइन असाइनमेंट देना, प्रोजेक्ट देना और उसकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। इस क्रम में कल हमने उच्च शिक्षा के, माध्यमिक के, प्राथमिक के कतिपय प्रिंसिपल्स को और अधिकारियों की बैठक ली थी ताकि एक वातावरण और बेहतर ढंग से बने। खाद्यान्न वितरण, जो निःशुल्क चावल का वितरण 15 से 26 को हो रहा है, उसमें 15 से 26 तक कुल 12 दिन की तिथि दी गई थी और मैंने अपील भी किया था कि लोग थोड़ी थोड़ी संख्या में जाके लें, क्योंकि दुकान सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुली रहती है और 12 दिन खुली है। लेकिन मैं आंकड़े में देख रहा हूं कि लगभग 3 दिनों में 45% लोग राशन की दुकानों से चावल लेंगे। इसीलिए थोड़ी भीड़ बढ़ रही है राशन की दुकानों पर। कोटेदारों से जब हम आज 6 जगह हमने विजिट किया, उनसे जब पूछा तो उन्हें कहना था कि हमने मोहल्ला वाइज तो निर्धारित कर दिया था, लेकिन लोग जब चले आते हैं और उन्हें किसी को मना भी करो तो वो तुरंत फोन शिकायत करने लगता है कि कोटेदार हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि जहां पर कोटेदार आपको नहीं दे रहा है राशन, जेन्युइन कारण है, तब तो मुझे शिकायत जरूर करें, उसका निराकरण करूंगा। लेकिन जब अभी भी 55% लोग जो चावल लेने के लिए शेष है और दिन आज को लेते हुए 9 बचा हुआ है, तो आप थोड़ी थोड़ी संख्या में जाइए और समय भी सुबह से लेकर शाम तक है।
अचानक सुबह ही 100-150-200 की संख्या में वहां एकत्रित होना सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो जाता है, जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जिसको कि चावल न मिले, ये हमारी गारंटी है। लेकिन तिथियां बढ़ा करके इसीलिए रखी गई थी, समय की अवधि बढ़ाई गई है कि ताकि आप आराम से जाएं। मैं जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आसपास लोगों को प्रेरित करें कि आराम से जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का। हमारी मुख्यमंत्री जी ने जो बहुत सारे प्रवासी मजदूर वापस आए हैं या जो मनरेगा के मजदूर गांव में बेरोजगारी के शिकार हो रहे थे, उसको दृष्टिगत रखते हुए हॉटस्पॉट क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्र में मनरेगा के कार्यों की अनुमति दिया है कुछ शर्तों के साथ। उसमें प्रमुख शर्त ये है कि जो भी मनरेगा का कार्य होगा वह मुख्यतः केंद्रित होगा प्राकृतिक संसाधनों के सुदृढ़ीकरण, जल संचयन, जल संसाधनों अर्थात तालाब, नदी, जल बहाव, ड्रेनेज, या अपने खेत की मेड़ को ठीक करना, खेत का विकास करना, वृक्ष लगाने के लिए गड्ढे खोदना, नर्सरी तैयार करना। इस तरह की जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को ही प्राथमिकता से पहले उन्हीं को लेना है। उसमें सावधानी ये बरतनी है कि कोई भी एक मजदूर से दूसरे मजदूर की दूरी 6 फुट होनी चाहिए। वर्क साइट ऐसी हो, वहां पर हाथ धुलने के लिए साबुन और पानी की व्यवस्था हो। कोई सर्दी जुकाम बुखार का व्यक्ति हो तो वो मजदूरी पर न लगाया जाए। और 5 वर्ष से कम का बच्चा किसी की गोद में हो तो उस महिला को न लगाया जाए। 65 वर्ष के उम्र के किसी व्यक्ति को मजदूरी में न लगाया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और बीमारी के लिए जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो संवेदनशील है, उसको छोड़ते हुए प्राकृतिक संसाधनों से और व्यक्तिगत लाभार्थी आधारित मनरेगा की योजनाओं के लिए सरकार ने कार्य प्रारंभ करने के लिए निर्देशित किया। मुबारकपुर में नयापुर मोहल्ला और चकसिकटी गांव जो आपस में कंजंक्शन है, पास हैं, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए क्षेत्र हैं, जिसमें से 3 के डिस्चार्ज होने के बाद भी 3 पॉजिटिव अभी बचे हुए हैं। उसके 3 किलोमीटर की परिधि में डोर टू डोर सर्वे अधिकांश जगहों पर हो गया था। आज हमने जियोग्राफिकल मैपिंग किया, 15 गांव और ऐसे मिल रहे हैं कि जिनमें डोर टू डोर सर्वे कराना उस क्षेत्र को संक्रमण विहीन की ओर ले जाने के लिए जरूरी है। उन गांवों की भी आज हमने रणनीति बना ली है और मंडे और ट्यूसडे में उन गांवों की भी डोर टू डोर सर्वेक्षण कराकर और रैंडम सैंपलिंग प्रत्येक गांव से 10 लोगों को कराते हुए कुल लगभग 150-200 लोगों का सैंपल अगले बुध और बृहस्पति में कराकर भेजने की योजना के लिए हमने सीएमओ को आदेश दिया।